वेलकम दोस्तों, कैलसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं बिहार में आर्यों का आगमन, यानी कि हमारा बिहार में जो आर्य का आगमन हुआ था वो कैसे हुआ और क्या है, इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आज बताने जा रहा हूँ। बिहार में आर्यों का आगमन जो कि आपके बीपीएससी एग्ज़ाम, बिहार दरोगा यानी बीपीएसएससी का एग्ज़ाम और बिहार एसएससी यानी बिहार से रिलेटेड स्टेट में जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बीएसएससी, सभी में आपका इसमें से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। एक मान के रखिए, एक क्वेश्चन आपका इसमें से निश्चित ही रहेगा। चलिए देखते हैं बिहार में आर्यों का आगमन। देखेंगे इस पूरा टॉपिक को। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाइएगा ताकि हमारा प्रोत्साहन हमको मिल सके। चलिए पहला हमारा आर्यों का आगमन में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा आर्य आए थे उत्तर पूर्व भारत यानी पूर्वी भारत की ओर से, और आर्यों ने उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में बढ़ना शुरू किया था। यानी कि पूर्वी भारत की ओर से आर्यों ने उत्तर वैदिक काल से 1000 से 600 से ईसा पूर्व से बढ़ना शुरू किया था। दूसरा पॉइंट में हमारा दिखता है शतपथ ब्राह्मण ने आर्यों के आगमन और विस्तार का उल्लेख किया था। शतपथ ब्राह्मण जो हमारा उपनिषद है उसमें हमारा आर्यों के आगमन और विस्तार का उल्लेख है। तीसरा हम पॉइंट लेते हैं तो हमारा है बराह पुराण में कीकत को अशुभ और गया में पुनपुन और राजगीर का शुभ बताया गया है। यानी कि बराह पुराण में भी हमारा आर्यों का उल्लेख है जिसमें कीकत को अशुभ और गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ बताया गया था। और उसके बाद आता है हमारा महाजनपद। महाजनपद की बात करते हैं तो जब हमारा बौद्ध और जैन साहित्य में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 6ठी शताब्दी में भारत कई छोटे राज्य थे जिन पर मगध का आधिपत्य था। 500 ईस्वी पूर्व में 16 राज्यों और गणराज्य का उद्भव हुआ। यानी कि 500 ईसा पूर्व में 16 राज्यों और गणराज्य का उद्भव हुआ जो कि महाजनपद के नाम से जाना जाता है। यानी 500 ईसा पूर्व तक लगभग उससे पहले हमारा छोटे छोटे राज्य थे। उसके बाद 500 ईसा पूर्व में हमारा 16 राज्य का में विभाजित हुआ जो कि महाजनपद के नाम से जाना गया। पहला महाजनपद में था अंग जो है बिहार के भागलपुर और मुंगेर के आधुनिक प्रमंडल एवं झारखंड के साहिबगंज और गोड्डा जिले का कुछ हिस्सा। अंग को हम लोग देखते हैं तो बिहार का भागलपुर है, बिहार का भागलपुर, मुंगेर का आधुनिक प्रमंडल एवं झारखंड के साहिबगंज और गोड्डा जिला का कुछ हिस्सा हमारा अंग में पड़ता है। यदि हम देखते हैं मगध का एरिया हमारा पटना और गया के प्रमंडल वाला, जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। यानी कि मगध, पटना और गया प्रमंडल का वह भाग पड़ता है मगध में, और उस समय मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। अगला महाजनपद है बज्जी 8 कबीलाइयों गणराज्य का संघ। यानी कि बज्जी जो था 8 कबीलाइयों गणराज्य का संघ था, जहां बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। यानी बिहार में गंगा नदी के उत्तर स्थित है और इसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। चौथा महाजनपद है मल्ल जो है यह एक गणराज्य संघ था। यानी कि गणराज्य का संघ था जिसमें आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश का देवरिया बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिला आते हैं। मल्ल में जो आता है हमारा अभी का डेट में हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले आते हैं। इसकी राजधानी कुशीनारा और पावा थी। नेक्स्ट हमारा जनपद आता है काशी जनपद। यहाँ वर्तमान में बनारस का इलाका था, इसकी राजधानी वाराणसी थी। उसके बाद छठा जनपद आता है हमारा कौशल। वर्तमान का फैजाबाद, गोंड, बहराइच आदि जिले कौशल में आते थे और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सातवां था वत्स जो कि वर्तमान समय के इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर आदि इस जिले में आते थे। राजधानी हमारा वत्स की राजधानी हमारा कौशाम्बी होती। उसके बाद 8वां आता छेदी जो कि हमारा आधुनिक बुंदेलखंड और राजधानी सुक्तिमती थी। 9वां कुरु जो था हमारा यमुना नदी के पश्चिम में
पड़ने वाले इलाके, यानी यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके जिसमें हरियाणा, दिल्ली था, इसकी राजधानी हमारा इंद्रप्रस्थ थे। उसके बाद 10वां में पंचाल। पंचाल जो हमारा महाजनपद था, पंचाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यमुना नदी के पूर्व इलाका था, इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। 11वां जनपद हमारा सुरसैन था जो कि ब्रजमंडल को कवर करता था और इसकी राजधानी मथुरा थी। 12वां हमारा मत्स्य था, यह राजधानी अलवर, भरतपुर और जयपुर के इलाके कवर करता था। 13वां अवंती। अवंती आधुनिक मालवा, उज्जैन और महेशमती में राजधानी थे। चौथा अस्माका। अस्माका जो था हमारा नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच की राजधानी थी, पोतना। उसके बाद आता है हमारा गंधार। गंधार जो था इसके अंतर्गत आ रहा था हमारा पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और पूर्वी अफगानिस्तान के इलाके आते थे। राजधानी तक्षशिला और पुष्कलवती में थी। उसके बाद 16वां जो कि हमारा आखिरी जनपद था, महाजनपद कंबोज था, इसकी पहचान जो है हमारा अभी आधुनिक पाकिस्तान के हजारा ज़िले के तौर पे की गई है। चलिए हमारा देखते हैं बौद्ध धर्म और बिहार। बौद्ध धर्म और बिहार काफ़ी पढ़े हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा कंबाइंड रूप से देखते जाइए। यदि आपके पास है तो नोट्स भी बनाते जाइए, लिखते जाइए, पेपर आउट करते जाइए, ताकि आपको फैक्ट फाइंडिंग में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। बौद्ध बिहार कहता है बौद्ध बिहार बौद्ध धर्म का जन्म स्थल है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ ज्ञान का दिव्य प्रकाश गौतम बुद्ध पर पड़ा था। यानी बिहार जो है हमारा बौद्ध का जन्म स्थल है और ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह वह स्थान था जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने पहला उपदेश यहीं दिया था। इस उपदेश को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं और यहीं पर उन्होंने अपनी परिनिर्वाण की भी घोषणा की थी। जब हम बौद्ध साहित्य का अध्ययन करते हैं तो इसमें आता है विनय पिटक। विनय पिटक में इसमें बौद्ध भिक्षुओं और मठावासियों के नियम और आचरण हैं। विनय पिटक के बाद आता है सूत पिटक। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश का संकलन है, जिसको कि 5 निकायों में बांटा गया है। उसके बाद तीसरा पिटक आता है हमारा अधिधम्म पिटक। इसमें बुद्ध के सिद्धांत यानी धार्मिक प्रवचन की निशानसा दी गई है। चलिए उसके बाद आता है हमारा जातक। जातक के बारे में बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित छोटे छोटे कहानियों का संग्रह हमारा जातक कहलाता है। उसके बाद आता है मिलिंद पन्हो। इसमें यूनान के राजा मेनांडर और बौद्ध संत नागसेन के बीच हुई वार्ता को दिखाता है। यानी कि यूनान के राजा मेनांडर और बौद्ध संत नागसेन के बीच वाद विवाद हुआ था, उसकी बातों को संकलित किया है मिलिंद पन्हो में। त्रिपिटक आखिरकार चौथे बौद्ध परिषद के दौरान संकलित किया गया था। यानी कि त्रिपिटक जो है अंतिम चौथे बौद्ध परिषद के दौरान संकलित किया गया था। ये पाली भाषा में लिखा है। और 4 सत्य। हमारा 4 सत्य क्या है? सर्वम दुखम, यानी कि जीवन दुखों से भरा है। दूसरा सत्य दुख समुद्र, यानी इच्छा, पुनर्जन्म और दुख का कारण है। तीसरा दुख निरोध। दुख निरोध कहता है इच्छा पर विजय प्राप्त कर दुख और पुनर्जन्म से मुक्ति पाई जा सकती है। चौथा गामनी प्रतिपद, यानी कि निर्माण या मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यानी मनुष्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है। चलिए देखते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या है। पहला है सम्यक दृष्टि, यानी कि पूर्ण और सटीक दृष्टिता, सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा हमारा सम्यक संकल्प के अंतर्गत आता है। तीसरा सम्यक वाक, यानी हानिकारक बातें और झूठ न बोलना सम्यक वाक के अंतर्गत आता है। चौथा है सम्यक कर्म, यानी हानिकारक कार्यों का ना करना हमारा सम्यक कर्म के अंतर्गत आता है। पाँचवा सम्यक जीविका, यानी स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से हानिकारक व्यापार न करना
हमारा ये सम्यक जीविका के अंतर्गत आता है। छठा, सम्यक प्रयास, खुद को सुधारने की कोशिश करना हमारा सम्यक प्रयास के अंतर्गत आता है। अगला, सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता प्राप्त करने की कोशिश जो है हमारा सम्यक स्मृति कहलाता है। आठवां है हमारा सम्यक समाधि, यानी निर्वाण की प्राप्ति हमारा सम्यक समाधि कहलाता है। इसमें है क्या, सम्यक अर्थ का, सम्यक शब्द जो हमारा लगता है उसका अर्थ होता है उचित, यानी कि कंप्लीट, पूर्ण, पूरी तरह से अभिन्न, पूरा और उत्तम। चलिए, इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक जो था बिहार में आर्यों का आगमन, ये पूरी तरह खत्म हुआ। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में और सारी बिहार की बातें, सारे नोट्स लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।